दशकों में सबसे कम हो गई है, सोना गिरवी रखकर लोन ले रहा है। मिडिल क्लास को समझना होगा कि शादी में शेरवानी पहनकर डांस करने से आप महाराजा नहीं बन जाते हैं। कभी आपने सोचा कि अरबों खरबों रुपया भारत सरकार, राज्य सरकारें पुलिस पर खर्च करती हैं? मिडिल क्लास का दूल्हा कागज की तलवार लिए सीना ताने किस जंग के मैदान में जा रहा है? शादियां मिडिल क्लास की पूंजी का आखिरी गढ़ है। जो भी पैसा है इसी के लिए बचा कर रखता है और इसी में उड़ाता है। दहेज लेकर पहले ही लड़की वालों को लूट लिया जाता है और फिर दूल्हे को राजा बनाकर तलवार अटैच कर बारात सजाया जाता है। जो लोग ये कहते हैं कि 2014 के बाद हमारा भारत देश आजाद हुआ है, अब उन लोगों को ये पता चल रहा है कि आखिर देश के अंदर क्या कुछ चल रहा है। दोस्तों, किस तरह से लाखों लोगों की गर्दनों को पूरी तरह से मरोड़ दिया गया है और देश को किस तरह से डुबो दिया गया है और किस तरह से रोजाना मिडिल क्लास के लिए नए नए काले कानून जैसी जो है कानून बनाने की कोशिशें की जा रही हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं, रवीश कुमार सर। अगर आप लोग वाकई में एक सच्चे नागरिक हैं तो आपको ये वीडियो देखना चाहिए, क्योंकि ये वीडियो देश के हित में है और आपको पता चल पाएगा कि आखिर देश के अंदर क्या चल रहा है। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। क्या भारत का मिडिल क्लास मर चुका है? क्या उसे मिडिल क्लास की जगह मृतक या मूर्छित क्लास कहा जाना चाहिए? अगर उसमें बोलने की, विरोध करने की क्षमता नहीं बची है तो मृतक क्लास ही कहा जाना चाहिए। लेकिन अभी नहीं तो कभी बोलेगा, इसकी उम्मीद है तो उसे मूर्छित क्लास कहा जा सकता है। मिडिल क्लास की आर्थिक हालत को लेकर तरह तरह की रिपोर्ट आ रही है। रिपोर्ट डराने वाली है कि 10 साल में उसकी कमाई आधी हो गई है। बताइए, जो मिडिल क्लास मस्जिद खोदकर मंदिर निकालने में लगा हुआ है उसकी कमाई हाफ हो जाए और यह बात गोदी मीडिया से साफ हो जाए। कुछ डलता नहीं, जमता नहीं। You can get my point। कहीं इस मृतक क्लास पर बहस नहीं है कि इसे मिला क्या। ये मिडिल क्लास से सरक कर मार्जिन पर जा रहा है। ये बिस्किट खरीद सके इसके लिए बिस्किट का पैकेट छोटा किया जा रहा है। आर्थिक रूप से पिटा हुआ है लेकिन राजनीतिक रूप से दूसरों को पीटने में लगा हुआ है। ऊपर से इसकी जेब की तलाशी के लिए तरह तरह के कानून बनाए जा रहे हैं। बोलकर किसी का नाम ना ले ले जुबान बंद करने के कानून बनाए जा रहे हैं। इसे पता ही नहीं चल रहा है कि सूखी हुई गर्दन को भी मरोड़ने की तैयारी है। इसलिए आज के वीडियो में मिडिल क्लास को हमने मृतक क्लास का नाम दिया है। देर रात तक काम से थक कर घर लौट रहा भारत का यह मिडिल क्लास घंटों जाम में फंसे रहने के बाद घर तो पहुंच जाता है, लेकिन आर्थिक रूप से जहां पहुंचना चाहता था वहां पहुंच नहीं पा रहा है। 10 साल में उसकी कमाई आधी हो गई है। नतीजा, न 4 पहिए की गाड़ी खरीद पा रहा है, न 2 पहिए का स्कूटर। कार से लेकर स्कूटर की बिक्री घट गई है। आप कार, ऑटो या बस या साइकिल से लौट रहे लोगों से पूछ लीजिए घर कैसे चल रहा है। उसका पैदल होना ही बाकी रह गया है। इकोनॉमिक टाइम्स के अनुसार यह 4 साल का सबसे खराब प्रदर्शन है। मिडिल क्लास की हालत यह हो गई है कि कोई वादा कर देता है कि चुनाव के बाद जीत गए तो खाते में 2500 देंगे, तो दौड़कर वोट देने चला जाता है और जीत कर इनकार कर दे तो चुप रह जाता है। जो जुआ वो नौकरी में खेला करता था वो जुआ अब पॉलिटिक्स में खेलने लगा है। 26 मार्च के टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट आई है कि भारत का मिडिल क्लास साल में 2,60,000 ही कमा पा रहा है, यानी महीने का 22,000। इतने पैसे में उसका घर कैसे चलता होगा? टाइम्स ऑफ इंडिया की इस रिपोर्ट ने मिडिल क्लास को फिर से बहस के केंद्र में ला दिया है, लेकिन मिडिल क्लास खुद इस बहस से गायब है। सवाल है कि हर बात पर बोलने वाला मिडिल क्लास क्यों चुप है? कहीं वह मृतक क्लास तो नहीं बन गया? अब उसमें जान बची है ना उसके सपने। The economy faces a crisis of consumption. Private consumption is simply not reviving. Indians are not spending, revealing a huge lack of confidence in this government's policies. The Indus Valley Report 2025 says as many as 1 billion people in India lack the money to spend on any discretionary goods and services. 300 million emerging or aspirant consumers are reluctant spenders. The consuming class is not getting wider, it's getting deeper, meaning those who are already rich have more money, but the wealthy population is not growing in their numbers. The poor are losing purchasing power. एक सवाल है, मिडिल क्लास अपनी हालत पर खुद क्यों नहीं बोल रहा है? क्या उसे पता नहीं कि उससे घर नहीं संभल रहा? उसकी बचत दशकों में सबसे कम हो गई है। सोना गिरवी रखकर लोन ले रहा है। मिडिल क्लास को समझना होगा कि शादी में शेरवानी पहनकर डांस करने से आप महाराजा नहीं बन जाते हैं।
कभी आपने सोचा कि अरबों खरबों रुपया भारत सरकार, राज्य सरकारें पुलिस पर खर्च करती हैं? मिडिल क्लास का दूल्हा कागज की तलवार लिए सीना ताने किस जंग के मैदान में जा रहा है? शादियां मिडिल क्लास की पूंजी का आखिरी गढ़ है। जो भी पैसा है इसी के लिए बचा कर रखता है और इसी में उड़ाता है। दहेज लेकर पहले ही लड़की वालों को लूट लिया जाता है और फिर दूल्हे को राजा बनाकर तलवार अटैच कर बारात सजाया जाता है। लाखों युवा राजा बनते हैं शादी के दिन। लगता है कभी भारत में केवल राजा ही थे और बाकी बाराती थे। जंग लड़ने के लिए कोई सिपाही नहीं बनता था। तलवार लेकर राजा और बहादुर दिखने का इतना शौक है तो अग्निवीर का इम्तिहान दीजिए। 20-20 किलोमीटर की दौड़ लगाइए, अपना सीना नपवाइए और सीमा पर लड़ने का मौका पाइए। 4 साल बाद बिना पेंशन के रिटायर भी कर दिए जाएंगे। जिस देश के दूल्हा अग्निवीर बनने के लिए तैयार नहीं, उस देश में महाराजा बनकर तलवार लिए शादी करने जाते हैं। भारत की परंपरा बताते हैं सीमा पर टैंक से लड़ने का सुनहरा मौका मिल रहा है, लेकिन ये नौजवान बारात में तलवार लेकर डांस कर रहे हैं। इस मिडिल क्लास की ये बहादुरी देखिए, यहां दिख रही है। हैबिटेट थिएटर में एक कॉमेडी से आहत होकर लठ बजाने गया है। बाकी का मिडिल क्लास घर बैठकर इसके लिए तालियां बजा रहा है। इसलिए हमारा सवाल है कि आज के मिडिल क्लास को महाराजा बनने का शौक कहां से चढ़ गया और किसने चढ़ा दिया, जबकि उसकी हालत खस्ता हो चुकी है। दरअसल मैं बताता हूं, यही कारण है कि 2014 के पहले जो मिडिल क्लास अर्थशास्त्री बना फिरता था, डॉलर के सामने रुपए की औकात की बात करता था, वो अब चुप क्यों है? वो अब अर्थशास्त्री की जगह इतिहासकार बना क्यों घूम रहा है? इसे समझना होगा कि भारत में इतिहास और इतिहास के राजाओं की बाढ़ क्यों आ गई है। पहले मिडिल क्लास को धर्म की रक्षा में लगाया गया, 10 साल निकल गया तो अब उसे राजाओं की रक्षा में भिड़ा दिया गया है। जिस तरह से मिडिल क्लास भारत का इतिहास बदलने में लगा है, जल्दी ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से राजाओं को इस तरह से बदल दिया जाएगा। सब अपना अपना राजा बनाकर ले आएंगे, जो राजा नहीं हुए हैं वो भी हो जाएंगे। हारे हुए को वीर और जीते हुए को कायर घोषित कर दिया जाएगा। मेरा राजा महान, तेरा राजा शैतान, तेरा शैतान मेरा राजा महान का संग्राम छिड़ा हुआ है। कोई अपने दादा को राजा बना दे रहा है तो कोई राजा को अपना दादा बना ले रहा है। कोई धर्म की रक्षा कर रहा है, कोई धरती की रक्षा कर रहा है। भांति भांति के राजा हो गए हैं, जाति जाति के राजा हो गए हैं। राजा महाराजाओं की चांदी हो गई है। राजाओं को अगर पता होता कि आजादी के 75 साल बाद जनता उनके लिए लड़ने लग जाएगी, उन्हें वीर बताएगी, महान बताएगी, धर्म का रक्षक बताने लग जाएगी, तो वे भावुकता में कभी भी अपने राजपाट का आजाद भारत में विलय नहीं करते, ये गलती नहीं करते। मोदी के 10 साल में राजाओं का जो बेस्ट टाइम आया है, उतना बेस्ट टाइम तो खुद इन राजाओं को उनके टाइम में नहीं आया था। कोई राजाओं की मूर्ति लगवा रहा है तो कोई राजाओं पर फिल्म बनवा रहा है। राजाओं के नाम पर द्वार बन रहे हैं, नदी किनारे घाट बन रहे हैं। अचानक भारत का वर्तमान वीरों के इतिहास से भर दिया गया है। कहीं से कोई भी राजा महाराजा का इतिहास लिए चला आ रहा है और शाम को टीवी पर डिबेट में बैठकर समुदायों को गरियाने लग जा रहा है। बहस छिड़ी रहती है, मेरा राजा बहादुर था, दरबारी कवि कवियाने लगे हैं, दरबारी पत्रकार गुर्राने लगे हैं। जो देश सदियों गुलाम रहा वह बहादुर राजाओं से इतना भरा था, उनकी वीरता के इतने किस्से थे, अब पता चल रहा है। बस आज के मिडिल क्लास की तरह इन वीरों को पता नहीं चला होगा कि भारतवर्ष गुलाम हो रहा है। तब ये राजा क्या कर रहे थे? दुबई जाकर चैंपियंस ट्रॉफी का मैच देख रहे थे। आखिर कोई भाग कर जाए भी तो कहां जाए। अब तो ट्रंप भी वापस भगा दे रहे हैं। मिडिल क्लास के अंकिलों और आंटियों ने अपनी हाउसिंग सोसाइटी में पॉलिटिक्स को हिस्ट्री के डिबेट में बदल दिया है। सोसाइटी के हर फ्लोर पर 10-12 इतिहासकार लिफ्ट के बाहर मिल जाते हैं। ऐसा लगता है कि लिफ्ट के बाहर ही इतिहासकार मेरा इंतजार कर रहे होते हैं आपको भी घेरने के लिए। मिडिल क्लास का व्हाट्सएप इतिहास के चैप्टरों से भर गया है। 1 लाइन में इतिहास है, 4 लाइन में इतिहास है और 5 लाइन में भी इतिहास है। चिंता मत कीजिए, अब उसी व्हाट्सएप का डेटा सरकार को देना पड़ेगा, गूगल मैप का डेटा सरकार को देना पड़ेगा। ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को, क्या क्या होने जा रहा है मिडिल क्लास के साथ। हमने ये वीडियो आपको हंसाने के लिए नहीं, आपको रुलाने के लिए नहीं और आपको जगाने के लिए नहीं बनाया है, दिखाने के लिए बनाया है।
गूगल मैप से आपकी हिस्ट्री निकाली जाएगी कि आप कहां कहां गए थे, किस किस से मिले थे। अब से ध्यान रखिएगा, गूगल मैप ऑन करके कहीं जा रहे हैं तो कार की बैक मिरर में देखते रहिएगा कि आयकर विभाग के अधिकारी भी तो ओला उबर में बैठकर पीछे पीछे नहीं आ रहे। ओला उबर में बैठकर तो नहीं आ रहे। कार फंसी हुई है और बगल की कार से आयकर अधिकारी निकलकर आपकी कार में बैठ गए हैं, दोनों एक ही जगह जा रहे हैं। ये स्थिति देश की है, कब तक ऐसा होता रहेगा? With the help of Google Map History. सुनिए निर्मला सीतारमण जी को। Google Map History, sir, found on the phone was used to determine the frequented locations of individuals who enabled location history. This enabled detection of hideouts where cash and unaccounted transactions are kept, and that also came of help. So there is a need for us to change or add the digital elements into the act itself. So one last example for that, sir, the prohibition of Binami properties, Instagram accounts was used to establish the beneficial ownership of vehicles. आयकर कानून में संशोधन होने जा रहा है। अभी तो इसके मसौदे को सेलेक्ट कमेटी के पास भेज दिया गया है, लेकिन सरकार इस प्रावधान का बचाव करने में जुट गई है। अगर यह कानून बन गया तो सरकार को गूगल मैप का रिकॉर्ड देना होगा, बताना होगा कि आप किससे मिलने गए थे और आपने गाड़ी कहां पार्क की थी। मिडिल क्लास को लग रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी ने किया है तो उसके भले के लिए ही किया होगा। दुआ कीजिए कि आयकर अधिकारी आपके पर्सनल चैट को पढ़कर लीक नहीं करेंगे और पैसा नहीं मिला तो कुछ और मामला नहीं बना देंगे। आयकर कानून के इस नियम से कुछ जागरूक लोग चिंतित हैं, लेकिन मिडिल क्लास मस्त है। बोल नहीं रहा तो हमने मान लिया कि मिडिल क्लास खुश है, क्योंकि लाखों करोड़ रुपए के बजट को संभालने वाली वित्त मंत्री ने कहा है व्हाट्सएप चैट पढ़कर आयकर अधिकारियों ने 250 करोड़ का पता लगा लिया। हमने आपको 26 मार्च के वीडियो में यही तो बताया था कि सरकार से आप जानकारी लेंगे तो पर्सनल बताकर जानकारी नहीं देगी। अगर आपने बिना अनुमति के नाम छाप दिया तो 250 करोड़ का जुर्माना लग सकता है, लेकिन यही सरकार आपकी पर्सनल जानकारी अब ले लेगी। गूगल मैप से लेकर व्हाट्सएप का डेटा, पासवर्ड सब कुछ हासिल कर लेगी। Sir, encrypted messages and mobile phones, unaccounted money to the extent of 250 crores have been detected when the encryption has been decoded. One. Second, evidences which have been seized from WhatsApp messages, particularly crypto assets worth more than 90 crores, and the network of people involved in it have all come out of WhatsApp messages. Now, if the law does not give you the legal backing, in spite of the fact and evidence being in your face, you will have to go stand in the court to say, yes, but the law doesn't provide. बेनामी संपत्ति पता लगाने के नाम पर जो कानून बन रहे हैं, उस कानून के इस्तेमाल से कई लोग अपना नाम लेने लायक नहीं बचेंगे। इसी देश में एक कानून कहता है कि पुलिस को आप अपने फोन का पर्सनल डेटा और पासवर्ड नहीं देंगे। इसी देश का एक और कानून कहेगा कि आयकर विभाग के अफसरों को फोन का पासवर्ड और पर्सनल डेटा सब कुछ देना होगा। नवंबर 2022 में दिल्ली की एक अदालत ने कहा था कि सीबीआई को कोई अधिकार नहीं कि वह आरोपी से बिना उसकी रजामंदी के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के पासवर्ड ले ले। लाइव लॉ ने इसे रिपोर्ट किया है कि राउज एवेन्यू कोर्ट के स्पेशल जज नरेश कुमार लाका ने कहा था, अगर आप पासवर्ड के लिए मजबूर करेंगे तो ऐसा करना संविधान के अनुच्छेद 20 के खंड 3 का उल्लंघन होगा। प्रेस की स्वतंत्रता के लिए काम करने वाली संस्था फाउंडेशन फॉर मीडिया प्रोफेशनल्स ने 2022 में सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की है। इसमें कहा गया है कि पुलिस किसी की भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यानी फोन, लैपटॉप वगैरह जब्त कर लेती है। पुलिस को रेगुलेट किया जाना चाहिए। रेगुलेशन नहीं होने के कारण पुलिस फोन ले लेती है, उसकी क्लोनिंग कर लेती है और सारी सूचनाओं को तीसरी पार्टी से शेयर कर सकती है। इससे निजता के अधिकार का हनन होता है। यही नहीं, भारत के कानून में अपराध साबित करने की जिम्मेदारी आरोपी पर नहीं होती। अपराध साबित करने के लिए जांच एजेंसियां बनाई गई हैं, पुलिस है। यह याचिका दायर इसलिए की गई थी कि पुलिस व्हाट्सएप चैट के आधार पर लोगों को जेल में डालने लगी थी। कई बार
ऐसी बातचीत का अपराध से कोई संबंध नहीं होता, लेकिन तब भी गिरफ्तारी हो जाती थी। इसलिए मोबाइल फोन को लेकर नियम कानून साफ होने चाहिए, याचिका में कहा गया। अब तो सरकार आयकर कानून में यह जोड़ना चाहती है कि आयकर अधिकारी पैसे का पता लगाने के लिए आपके फोन का डेटा, पासवर्ड ले सकते हैं। इस बिल को अभी सेलेक्ट कमेटी के पास भेजा गया है। आयकर विभाग जब पहले अपना 1961 एक्ट के अंदर डिजिटल सर्च कंडक्ट करता था, वो कर तो सकता था, पर वो एक्ट अगर हम देखें वो उस जमाने का है जिसके अंदर हम अपने खाते, अपने सारे फाइनेंशियल रिकॉर्ड ज़्यादातर हम लिखित में रखते थे, मतलब वो कागज़ पे होते थे। तो अगर किसी ने किसी तिजोरी में भी बंद करके रखे तो आयकर विभाग के पास ये शक्ति थी कि उसका ताला तोड़ पाएँ, अंदर घुस पाएँ, वो पूरा खाता निकाल पाएँ और फिर टैक्स की चोरी के बारे में पता कर पाएँ। पर आज की डेट पे अगर वो आपके गूगल मैप, इंस्टाग्राम ऐसी चीज़ों के अंदर घुस रहे हैं, उसके अंदर आपका प्रोफेशनल डेटा तो होगा, मतलब आप क्या क्या फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, पर आपकी बहुत निजी बातें भी होंगी और उसके लिए सेफगार्ड्स नहीं है। और डिजिटल डेटा तो एक ऐसा तरीके का डेटा है जिसमें बहुत विभिन्न तरीके के डेटा जुड़ जाते हैं। मेटा डेटा, आप कहाँ जा रहे हैं, किससे मिल रहे हैं, कितनी देर मिल रहे हैं, और आपका स्मार्टफोन जो आपकी जेब में है वो अग्निवीर का इम्तिहान दीजिए, रिकॉर्ड करता रहता है। तो इससे दिक्कतें बढ़ जाती हैं आपकी निजता के लिए, जिसके लिए कुछ इसके अंदर ऐसे सेफगार्ड होने चाहिए जो सर्वोच्च न्यायालय ने केएस पुट्टास्वामी जजमेंट 2017 में आपका निजता का अधिकार जो जिसमें बताया गया था वो थी। तो ये कैसी चीज़ें होंगी, ये ऐसे होंगी कि आयकर विभाग अगर ऐसा कोई भी सर्च और सीजर करे, आपका बोले कि पूरा लैपटॉप और स्मार्टफोन ले लेंगे, आप सारे एक्सेस कोड दीजिए, उसके लिए एक क्लियर नोटिस होना चाहिए, उसके लिए एक लिखित में उनको बताना पड़ेगा आपको कि वो क्यों कर रहे हैं, वाई इज देयर अ रीजन टू सस्पेक्ट टैक्स इवेजन। पर इस बिल के अंदर वो वैसे कारण देने की कोई ऐसी ऑब्लिगेशन नहीं है आयकर विभाग पे, वो उनको ये चीजें आपको बताने की जरूरत नहीं है। अब सरकार बेनामी संपत्ति पकड़ने के नाम पर मोबाइल फोन के चैट पढ़ना चाहती है ताकि पैसा पकड़ में आने से पहले आपके निजी मैसेज को लीक कर दुनिया में तमाशा बना दिया जाए। 2014 में काला धन लाकर हर किसी के खाते में 15 लाख देने के वादे का क्या हुआ, आज तक नहीं मिला। काला धन समाप्त करने के लिए नोटबंदी की नौटंकी हुई, क्या हुआ कोई नहीं जानता। राजनीतिक चंदे से काला धन मिटाने के नाम पर इलेक्टोरल फ्रॉड कानून बना जिसे सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक करार दिया, रद्द कर दिया। काला धन, बेनामी संपत्ति पकड़ने के नाम पर यह सरकार या तो मछली पकड़ रही है या विरोधी पकड़ रही है। विरोधी के यहां छापे तो पड़ जाते हैं मगर उसका भी रिकॉर्ड खराब है। सीपीआई मार्क्सिस्ट के राज्यसभा सांसद ए रहीम ने सवाल किया कि ईडी ने पिछले 10 साल में कितने सांसदों, विधायकों और स्थानीय प्रशासन के लोगों पर केस दर्ज किए हैं। जवाब में राज्य वित्त मंत्री पंकज चौधरी ने बताया कि पिछले 10 साल में ईडी ने 193 मामले राजनेताओं के खिलाफ दर्ज किए हैं, जिनमें से केवल 2 मामलों में सजा हुई है। रहीम ने यह भी पूछा कि पिछले कुछ वर्षों में क्या विपक्ष के नेताओं के खिलाफ ईडी के केस बढ़े हैं और अगर हां तो इस रुझान के लिए क्या औचित्य है। वित्त मंत्री ने जवाब में कहा कि इस तरह का कोई भी रिकॉर्ड नहीं रखा जाता, लेकिन उपलब्ध आंकड़ों से साफ है कि 2019 से 2024 के बीच विपक्षी नेताओं के विरुद्ध ईडी के मामलों में भयंकर उछाल आया। दिसंबर 2024 में केंद्र सरकार ने संसद को बताया कि 2019 से 2024 के बीच ईडी ने 911 केस दर्ज किए, जिसमें से केवल 654 में सुनवाई पूरी हो सकी, 42 में ही आरोप सिद्ध हुए। ईडी का स्ट्राइक रेट बेहद खराब बताया गया, मात्र 6.42%। 12वें नंबर का बैट्समैन भी इससे ज्यादा मेरा राजा बहादुर था, मेरे राजा नहीं ये करा होगा। रिकॉर्ड है मोदी सरकार की एजेंसियों का। तो अगर आयकर विभाग का यह नियम मंजूर हो गया तो आपका फोन, आपका लैपटॉप, आपकी निजी बातचीत सब सरकार के हवाले हो सकती है। थोड़ा सोचिए कि यह सब क्यों किया जा रहा है। गोदी मीडिया तो कुछ बोलेगा नहीं, आप बोलेंगे तो दिखाएगा भी नहीं। फिर सूचनाओं को रोकने के लिए, आपकी सूचनाओं को निकालने के लिए क्या कर रहे थे आखिर? बेचैन है। दरअसल सरकार केवल विपक्ष को नहीं साध रही, जनता को भी साधना चाहती है। लंबे समय तक कमाई ना होने से परेशान जनता एक दिन पूछना शुरू कर सकती है कि कब तक हम औरंगजेब का हिसाब लेंगे, हमारी जेब का हिसाब आप कब देंगे। उस दिन के लिए यह सब कानून बनाया जा रहा है। मिडिल क्लास को समझना चाहिए कि जब सरकार
उसे चारों तरफ से घेर लेगी तो उसके लिए तरक्की करना असंभव हो जाएगा। नमूना उसने इस 10 साल में देख लिया है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की एक रिपोर्ट आई है जिसके अनुसार भारत में पढ़े लिखे डिग्री वालों को काफी कम मजदूरी पर काम करना पड़ता है। कम मजदूरी पर काम करने वालों में भारत उन 7 देशों में आता है जो सबसे निचले पायदान पर हैं, यानी जो कम से कम मजदूरी देते हैं। 10 साल तक राष्ट्रवाद का झंडा उठाकर इस मिडिल क्लास ने हर विरोधी को दिखाने के लिए बनाया है। राजनीति को कितनी ऊर्जा दी, लेकिन खुद इसकी ऊर्जा इतनी निकल गई कि राष्ट्रीय आमदनी में उसका योगदान ऐतिहासिक रूप से घट गया है। यह पोस्टर देखिए, राष्ट्रीय आय में मिडिल क्लास का योगदान 1820 के स्तर पर पहुंच गया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इसे ट्वीट किया है। भारत में होते जा रहे हैं। यह खुश होने वाली बात नहीं कि भारत में अरबपति तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। उनकी संख्या 200 के करीब ही है। याद रखिए, ये 140 देश की है। का देश। कब तक क्या हो रहा है? ऐसा होता बात हुई कि दुनिया में सबसे ज्यादा तेजी से अरबपति भारत में बढ़ रहे हैं। निर्मला सीतारमण जी को संख्या को लेकर आप खुश कैसे हो सकते हैं? अरबपतियों की संख्या के मामले में भारत तीसरे नंबर पर है। ठीक से देखिए जो दिखा रहा हूं। 26 मार्च को छपी मिंट की यह रिपोर्ट 190 देशों में भारत का स्थान 142वें पर है। भारत की प्रति व्यक्ति आय $2700 ही है। अर्जुन जयदेव और अद्वैत मुहर्रिर कहते हैं कि अरबपतियों की बढ़ती संख्या से भारत की अर्थव्यवस्था को बहुत चमकदार समझना सरासर गलत होगा। जयदेव और मुहर्रिर 1997 से 2024 तक के आंकड़ों के अध्ययन से बता रहे हैं कि अरबपतियों के बढ़ने की कहानी भी चमकदार नहीं। वे चीन से तुलना करते हैं कि वहां के 90% अरबपति सेल्फ मेड है, यानी खानदानी नहीं है, अपने दम पर बने हैं। वहीं भारत में अरबपति इनोवेशन या औद्योगिक गतिशीलता के चलते नहीं बल्कि अपनी प्रिविलेज खानदान के चलते बने हैं। सेल्फ मेड अरबपतियों की संख्या में भारत 67 देशों में 46वें स्थान पर है। सतह को थोड़ा सा कुरेदिए पता चलता है भारत के बहुत से अरबपति स्वनिर्मित या सेल्फ मेड नहीं हैं बल्कि स्थापित व्यावसायिक घरानों से आते हैं जिन्हें अपनी संपत्ति विरासत में मिली है। इसी बात को कुणाल कामरा ने कह दिया तो बात चुप गई, लेकिन बात तो सच है। भारत के उद्योगपति केवल भारत भारत करते हैं, लेकिन उनका बिजनेस बिचौलियों के काम के जैसा ही है। चाइना की प्रॉब्लम है, बहुत टेक हो रहा है वहाँ पे। हाँ, अभी चाइना ने एआई ऐप बनाया डीपसीक, जिसने 10% स्टॉक्स गिरा दिए बड़ी बड़ी कंपनियों का। तो हमारे पास एस्ट्रोटॉक्स को छोड़ के और कोई इनोवेशन था नहीं। तो उधर क्या लिख रहे हैं, भक्त लिख रहे हैं, फॉर योर इंफॉर्मेशन चाइना हैज ओनली वन पार्टी सिस्टम एंड नो ऑपोजिशन। कुछ डलता नहीं है। You can get my point. Look at that Ola guy for example. मैं ऐसा क्या ही बोल रहा था कि भड़क गया वो। सिंपल है भाई, तू 2 व्हीलर बनाता है, उसके दोनों व्हील नहीं चल रहे। वो बोल रहा है आजा इधर कर ले मेरे साथ काम, साथ में इंडिया बनाएंगे। पहले ये बिजनेसमैन का क्या फेटिश है इंडिया बनाने का? एक ढंग की बाइक नहीं बन रही, ये इंडिया बनाएगा। अभी कुछ रखो यार थोड़ा लिमिट में अपने एस्पिरेशन को। फिर अभी उसने बाइक के नए कलर लॉन्च किए, क्या पता अलग कलर में चल जाए। 10 साल गुजर गए, भारत ने मिडिल क्लास मजबूत ना हो सका। उसका आकार नहीं बढ़ा, जितना था उससे भी सिमटता बताया जा रहा है। क्या इस रिपोर्ट के बाद मिडिल क्लास को अपनी हालत पर बात नहीं करनी चाहिए कि राष्ट्रीय आमदनी में उसका हिस्सा इतना कैसे घटा कि 1820 के स्तर पर पहुंच गया? यह हेडलाइन कह रही है कि पिछले 1 दशक में मिडिल क्लास की कमाई आधी रह गई। मार्सेलेस इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स के चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर सौरभ मुखर्जी का यह अध्ययन फाइनेंशियल एक्सप्रेस में छपा है। मुखर्जी बताते हैं कि मिडिल क्लास की कमाई का बढ़ना ठहर गया है। ऑटोमेशन के कारण नौकरियां जा रही हैं और अर्थव्यवस्था ठहराव के दौर से गुजर रही है। इन 3 बातों से मिडिल क्लास की वित्तीय स्थिरता आज सुरक्षित नहीं रही। आप सोच सकते हैं कि 10 साल में मिडिल क्लास की आमदनी नहीं बढ़ी तो क्या हुआ होगा? किसी को ठीक से पता है कि इसी मिडिल क्लास ने जब बोलना शुरू किया तो देश की राजनीति बदलने लग गई, लेकिन उस राजनीति ने मिडिल क्लास को ही बदलना शुरू कर दिया। अचानक से उसे गौ रक्षा एंटी नेशनल की राजनीति में उलझाया गया। तब से 10 साल गुजर गए, उसी में उलझा हुआ है। मिला क्या? 10 साल में उसकी कमाई नहीं बढ़ी, ऊपर से महंगाई मुद्रास्फीति के कारण आधी रह गई। गर्व की राजनीति ने मिडिल क्लास को हाफ कर दिया और अब वो नौकरियां भी जा रही हैं जिन्हें पाने का सपना देखा करता था, जिसकी तैयारी में वह लाखों रुपए कोचिंग सेंटरों में फूंक देता है।
आखिर कब इस पर बहस होगी कि अर्थव्यवस्था ढलान पर चलती जा रही है? मिडिल क्लास को अब कौन से सपने देखने चाहिए? हे मिडिल क्लास, पता चल रहा है कि आपके साथ क्या क्या हो गया। आपकी कमाई आधी रह गई। आजकल कौन सी फिल्म आप देख रहे हैं, गॉन विद द विंड या कल हो ना हो? हे मिडिल क्लास, क्या आपने अनिंदो चक्रवर्ती का लेख पढ़ा, जिनका कहना है कि अगर हम 1990 के दशक के 10 साल के औसत को ले लें तो मिडिल क्लास की वास्तविक मुद्रास्फीति के साथ आय प्रति वर्ष केवल 2% की दर से ही बढ़ रही थी। 2000 से 2010 तक 5% की दर से बढ़ रही थी। उसमें भी 2003 से 2013 की अवधि में यह सबसे अधिक प्रति वर्ष 7% से अधिक की दर से बढ़ती है। इसका मतलब है कि 2013 तक एक औसत मध्यम वर्गीय परिवार एक दशक पहले की तुलना में 2 गुनी मात्रा में सामान और सेवाएं खरीद सकता था। हे मिडिल क्लास, सुना आपने, अनिंदो बता रहे हैं 2% की रफ्तार से आपकी कमाई बढ़ी है। 2011-21 के बीच यह गिरकर 3% से भी कम हो गई है और 2013 से 23 की अवधि में, जिसके लिए हमारे पास नवीनतम डेटा है, यह और गिरकर 2% से भी कम रह गई है। हे मिडिल क्लास, अब आप कब हाय हाय मिडिल क्लास करेंगे? मैडम, सपना था विश्व गुरु बनने का, बन गए हम टैक्स गुरु। और इतना टैक्स जो भारत की आबादी सरकार के खजाने में डालती है, उसके बदले सरकार जनता को देती क्या है, ये बहुत बड़ा सवाल है। कौन सी ऐसी हाई क्वालिटी सर्विस है जो फ्री ऑफ कॉस्ट जनता को दी जाती है? क्या हमें क्वालिटी हेल्थ केयर फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है? नहीं मिलता। क्या हमें वर्ल्ड क्लास एजुकेशन मिलती है? नहीं मिलती। क्या हमें फ्री वर्ल्ड क्लास ट्रांसपोर्टेशन मिलता है? नहीं मिलता। क्या हाई क्वालिटी रोड्स मिलती हैं? अगर अच्छी हैं तो टोल टैक्स भरना पड़ता है। क्या 24 घंटे 7 दिन बिजली आती है? नहीं आती। तो इतना सारा जो टैक्स सरकार इकट्ठा करती है, उसका करती क्या है? इसीलिए मैं कहना चाहता हूं दैट वी इन इंडिया पे टैक्सेस लाइक इन डेवलप्ड कंट्रीज टू गेट सर्विसेज लाइक इन सब सहारन कंट्रीज। अब आपको बताया जा रहा है कि 2023-24 में सरकारी बैंकों को एटीएम के कारण 925 करोड़ का घाटा हुआ। केवल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने 331 करोड़ का मुनाफा कमाया। 1 मई से एटीएम से पैसा निकालने की फीस बढ़ जाएगी। इसी तरह से न जाने किस किस मद में आपको फीस पहले से ज्यादा देनी पड़ रही है। परीक्षा का फॉर्म भरते हैं, जीएसटी देनी पड़ती है और आप मिडिल क्लास इस कदर मृतक क्लास बन गए हैं कि पता भी नहीं चलता कि जेब कैसे खाली हो रही है। बस सुबह शाम अपनी जाति, अपने कस्बे का राजा लेकर लड़े जा रहे हैं। जिन्हें लोकतंत्र का सच्चा सिपाही बनना था, वो राजाओं के फर्जी और फ्री के सिपाही बनकर घूम रहे हैं। ऐसे सिपाहियों को मेरा वीडियो पूरा दिखाइएगा। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। तो आप लोगों ने इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखा। वीडियो के अंदर साफ तौर पर बात की गई है कि किस तरह से लाखों कहा जाए या फिर करोड़ों कहा जाए कि किस तरह से करोड़ों मिडिल क्लास लोगों के लिए, जिनके पास इतना पैसा है कि वो जमीनों के अंदर दबा दबा के रख रहे हैं, बंगलों के एक कमरे के अंदर करोड़ों रुपए डाले पड़े हैं, उन लोगों के लिए इस तरह से जो है पूरी तरह से स्थितियां पैदा की जा रही हैं। किस तरह की स्थितियां आप लोगों के सामने यहाँ पर रख दिया गया कि किस तरह से मिडिल क्लास को और ज्यादा गरीब से और ज्यादा गरीब की स्थिति में ढकेला जा रहा है। और ये सब कुछ हो रहा है मोदी जी के शासनकाल में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि अगर हम सत्ता के अंदर आएंगे तो हवाई चप्पल पहनने वाले को हम हवाई जहाज में बैठाएंगे। लेकिन फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने लिए ही अभी जो है 2 पर्सनल जहाज खरीदे हैं। अब हवाई चप्पल पहनने वालों के लिए भी जल्दी से जल्द जहाज खरीद कर जो है दे देंगे। लेकिन यहाँ पर रवीश कुमार दर ने सीधे तौर पर बता दिया कि देश के अंदर जो है गरीबी इतनी ज्यादा हो चुकी है कि अगर कोई भी आकर एक जुमला आप लोगों को दे दे कि भाई हम तुम्हें 15 लाख रुपए तुम्हारे अकाउंट में डालेंगे तो हमें वोट दो, तो जनता जो है उसको वोट देना शुरू कर देती है। कोई आता है कहता है कि हम 2500 रुपए तुम्हें देंगे अगर तुमने हमें जिता दिया, तो उसको वोट देना शुरू कर देते हैं। ये देश की हालत हो चुकी है। दोस्तों, आप लोगों ने इस पूरी रिपोर्ट को देखा, सुना, आप लोग इस रिपोर्ट के बारे में क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं? अपनी राय को सेक्शन में जरूर दीजिएगा। सच्ची पक्की खबरें देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।